हेलो एवरीवन। सो मैं एडवोकेट शैली चौधरी आज दोबारा से आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एक तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लेंदी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं इसमें, और ऊपर से आईसीएसआई का फेवरेट भी है। तो कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक है सेबी LODR 2015। तो देखिए कई बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है सेबी LODR पढ़ते हुए कि वो सोचते हैं कि हम इस टॉपिक को रट लें, और कई लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पर ट्रस्ट मी गाइज, सेबी LODR एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको एग्जाम्स में ही काम नहीं आएगा, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। तो सेबी जो लोडर है, वैसे LODR बोलना चाहिए या फिर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015 बोलना चाहिए। लोडर जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड नहीं करता है। तो सेबी LODR जो ये एक रेगुलेशंस है, ये आईसीएसआई के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि देखिए अब कॉरपोरेट्स को कहा जा रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। और अगर आप प्रोफेशनल में हैं तो आप जानते होंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और सेबी LODR एक तरीके से जरिया है कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो चीज़ें हैं उनको कंप्लाई करवाने का, या कॉरपोरेट गवर्नेंस एक प्रॉपर तरीके से करवाने का कंपनीज के थ्रू। इसीलिए सेबी LODR जो है इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि वाई सेबी LODR। दूसरी चीज़ ये आती है कि सेबी LODR इतने लेंदी हैं और इतने सारे रेगुलेशंस हैं, तो कैसे उनको छोटा करके या एक समराइज वे में पढ़ा जाए कि देखिए अगर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए रट के आप जाना चाहेंगे तो रटने का तो मैं आपको ये बता दूं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम इतने ज़्यादा टेंस्ड एनवायरनमेंट में होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में कि हम LODR की फुल फॉर्म भी सही से रिकॉल नहीं करते हैं। आप लोग इस बात से थोड़ा रिलेट कर पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि हम लोडर 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 पढ़ते रहते हैं या LODR पढ़ते रहते हैं। इतना एग्जाम में प्रेशर होता है माइंड में कि हम LODR की फुल फॉर्म भी कई बार रिकॉल नहीं कर पाते हैं माइंड में। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि जब भी आप LODR बोलें तो एक दो बार लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015 ज़रूर बोल के देखें। अब देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं LODR को लेके वो ज़्यादातर इस तरीके के फ्रेम होते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, और मतलब वेदर दिस कंपनी हैज़ टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेबी LODR रेगुलेशन और नॉट, ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। तो यार अगर आपको सेबी LODR नाम के समंदर में कूदना है तो सबसे पहले आपको उसका बाइफरकेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहली बात तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये सेबी LODR के बिल्कुल हम डेल्व नहीं कर रहे रेगुलेशंस में अंदर। ये सिर्फ एक गाइडेंस वीडियो है LODR के लिए। अगर आपको ये लगता है कि सेबी LODR के लिए आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो एक बहुत लंबा वीडियो एक साथ नहीं बनाऊंगी, पर हाँ ये है कि बिट्स में जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस होंगे वो मैं आपके लिए कवर कर सकती हूँ। पर ये सिर्फ एक गाइडेंस वीडियो है कि आप सेबी LODR को टैकल कैसे करें एग्जाम में। जब सेबी LODR आप पढ़ने जाएं तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहली बात, बाइफरकेशन की बात करी मैंने, तो आप ये देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, वो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए सेबी LODR पढ़ते हुए कि इसमें चैप्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो सेबी LODR में है 11 या 12 मतलब मिसलिनियस है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद हर एक चैप्टर बात क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो सेबी LODR जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है प्रीलिमिनरी। तो प्रीलिमिनरी में क्या आ जाता है, रेगुलेशन 1, 2, 3। तो देखिए अब आपको ये कंफर्म हो गया है कि रेगुलेशन 1, 2, 3। तो आप ऐसा करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 कवर्स रेगुलेशन 1, 2, 3, और 1 इज अबाउट शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस वाला, सेकंड इज अबाउट डेफिनेशन, एंड थर्ड इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी।
सो अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सॉरी, मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में कि वेदर सेबी एलओडीआर regulations 2015 like are applicable in this particular company or not। तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, या जो एग्जाम में बच्चे बैठे हैं वो दो तरीके के होंगे। एक बहुत ही जनरल सी लाइन जो बच्चे यूज करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने भी करी है, एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 this provision is applicable on this particular company, और जैसे भी होता है कि this provision is not applicable, ऐसे हम आंसर लिख देते हैं। ऐसे में होता क्या है, एग्जामिनर हमें सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर देगा, या बस उस यस और नो का, या 1.5 नंबर देगा और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएगा। बट मान लीजिए कि आपको रेगुलेशन ढंग से याद नहीं है, पर आपने लिखा कि अच्छा ऐसा कुछ was in chapter number 1, so as per chapter number 1 ऑफ सेबी एलओडीआर, ये उस केस में कि अगर मान लीजिए आपको रेगुलेशन नंबर नहीं याद है, और अगर याद है तो आप लिख सकते हैं एज पर चैप्टर नंबर 1 रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी एलओडीआर 2015। ठीक है, सेबी एलओडीआर और लाइक टू द रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल ऑन दीज कंपनीज, अगर आपको याद है तो, और नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं एज पर चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 रेगुलेशन नंबर 3 सेबी एलओडीआर इज एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट एप्लीकेबल। तो जो आपको 1 या 1.5 मिल रहा था ना, अब शायद आपको 2 या 2.5 तक मिल जाए या 2 मिल जाए। देखिए जब सीएस प्रोफेशनल या एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स की बात होती है, आप जानते हैं कि एक नंबर से आधे नंबर से ग्रुप्स रह जाते हैं, तो ईच एंड एवरी लाइक नंबर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द students who are giving exams, or whether they are in professional or whether they are in executive। now the second thing is, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको चैप्टर्स का दे देती हूँ, और उसके बाद फर्दर डेल्व अगर करना होगा तो यू कैन लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया 12 है, जिसमें से कि फर्स्ट वाला है प्रीलिमिनरी चैप्टर और 12th वाला है मिसलेनियस चैप्टर्स। तो इन चीज़ों पे अगर आप मतलब थोड़ा सा इनको स्किप भी कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट चैप्टर नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी, रेगुलेशन नंबर 3। दूसरा चैप्टर आपका आता है प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। सो अब आपने सिर्फ पढ़ लिया, आप रटते कैसे, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन ऑन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, प्रिंसिपल, आप रटते रहते हैं, कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो जाती है। बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि आपको एलओडीआर एक लंबे समय के लिए पढ़ना है, आगे तक याद करने के लिए पढ़ना है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि एलओडीआर का मतलब है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, कि आपके दायित्व हैं लिस्टिंग को लेके कुछ, और डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका मतलब आपको ये फुलफिल करनी ही है। देखिए जो एक वर्ड है ऑब्लिगेशन और एक वर्ड है रिक्वायरमेंट, इन्हीं दोनों वर्ड्स के हिसाब से आपके आंसर की टोन ही चेंज हो जाएगी। टोन चेंज हो जाएगी का मतलब ये है कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज समथिंग देन यू शैल डू इट। समझ रहे आप, वहां पे मे वाली बात तभी आएगी कि कंपनी फॉल कर भी सकती है, नहीं भी फॉल कर सकती है, पर अगर आपको कुछ चीजें मैंडेटरी करनी है तो वहां पे शेल वाली टोन की तरफ आंसर चला जाता है। ठीक है, और जो चीजें ऑप्शनल होती हैं वो आप जानते हैं कि मे की टोन की, तो इस टोन का भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मे और शेल इनकी वजह से भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो हमने जब चैप्टर नंबर 2 की बात करी कि लिस्ट प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, तो अब हमें ये एक माइंडसेट हो चुका है कि अगर रेगुलेशन नंबर 2 में कोई चीज आ रही है तो दैट इज ओनली फॉर लिस्टेड एंटिटीज। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई ऐसा आता है जो अनलिस्टेड एंटिटीज की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट रेगुलेशन नंबर 2 तो उस पर अप्लाई नहीं, चैप्टर नंबर 2 तो उस पर अप्लाई नहीं होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि what all disclosures are required by the listed entities as per SEBI loader और LODR 2015, मान लीजिए, तो वहां पे आपका जो आंसर है वो आप फ्रेम करेंगे ऐसे, एज पर चैप्टर नंबर 2। और जैसे कि हम जानते थे कि 1 से लेके 3 तक रेगुलेशन तो चैप्टर नंबर 1 में मतलब कवर हो चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट रेगुलेशन नंबर 4। आपको ये
ऑटोमेटिक याद होने लगेगा जब आप इस तरीके से सेबी एलओडीआर को पढ़ेंगे। तो आप बोल सकते मतलब लिख सकते हैं कि एज पर चैप्टर नंबर 2 रेगुलेशन नंबर 4 दीज आर द disclosure requirements or what we can say obligations of listed entities which a listed entity needs to fulfill। और फिर आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है इसका सिर्फ मोटिव ये है कि जो एक आध नंबर मतलब आपके छूट जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, वो आपको फैच करवाना। ठीक है, पूरा एलओडीआर आपको इस एक वीडियो में समझा देना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा एडिट्स वगैरह मैं इसमें नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे भी अपने कुछ टास्क हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जैसी रॉ है बस जो मेरा इंटेंशन है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पास ऑन करना, वो मैं कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर एडिटिंग में थोड़ी बुरी भी हूँ मैं, तो प्लीज़ बियर विद मी। तो अब उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ लिया, दैट इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन लिस्टेड एंटिटीज। अब देखिए अगर उसमें ट्रिक की हम बात करें, पहली बात तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट याद होगा कि 1 से लेके 3 रेगुलेशन चैप्टर नंबर 1 में आ गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 4th नंबर जो रेगुलेशन का है वो चैप्टर नंबर 2 में ही आएगा। बट फिर भी अगर कुछ लोग ट्रिक्स पे ज़्यादा मतलब रिलाई करते हैं, तो अगर फिर भी हम देखें तो चैप्टर नंबर 2 उसका जस्ट अगर आप दुगना कर दो, डबल कर दो तो 4 हो जाता है। तो 2 + 2 4, रेगुलेशन 4 इज इन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 बोलता है कि कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब कि जो सारी लिस्टेड एंटिटीज को फुलफिल करनी ही करनी है। देखिए जो हम रेगुलेशन चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, रेगुलेशन 4 की, उसमें ऐसी लिस्टेड और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी जो शायद सारी लिस्टेड एंटिटीज पे इक्वली अप्लाई नहीं होती हो। पर चैप्टर नंबर 3 वो भी लिस्टेड एंटिटीज के बारे में बात करेगा, बट वो ऐसी रेगुलेशंस के बारे में बात करेगा जो कॉमनली सब सारी लिस्टेड एंटिटीज पे अप्लाई होती हैं। आई होप आपको अब थोड़ा इजी लगने लगा होगा एलओडीआर। ठीक है, तो जैसे शेयर ट्रांसफर एजेंट को लेके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपका जनरल ऑब्लिगेशंस हैं कंप्लायंसेस की, कंप्लायंस ऑफिसर्स और उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात की हुई है चैप्टर नंबर 3 में। एंड रेगुलेशन नंबर 4 तक तो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके थे। यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 5 से लेके और रेगुलेशन नंबर 14 तक कवर होने वाला है चैप्टर नंबर 3 में। तो अब देखिए एक बेसिक फेयर आइडिया आपको मिल गया है कि चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रीलिमिनरी कवर्स रेगुलेशन 1 to 3 of SEBI LODR 2015. Then moving further, chapter number 2 talks about only one regulation, that is regulation number 4 of SEBI LODR 2015. Now moving further, chapter number 3 of SEBI LODR talks about common obligations of listed entities. See, अब आप इनके वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, तो चैप्टर नंबर 3 किसी भी रिक्वायरमेंट यानी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। चैप्टर नंबर 3 इज ओनली फोकसिंग ऑन द ऑब्लिगेशंस, आपके दायित्व क्या क्या हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या ये लिस्टेड एंटिटी है, क्या दिस पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स, और व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी। तो जब ऑब्लिगेशंस की बात आएंगी, कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस की बात आएंगी, तो आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि यस, एग्जामिनर मे बी आस्किंग अबाउट रेगुलेशन नंबर 5 to 14 एज पर द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 3। तो आपका जो आंसर का टोन सेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एज पर रेगुलेशन नंबर चैप्टर नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 5 or 6 or whatever the regulation is, the common obligations of listed entities are this and this। तो मतलब मेरा सिर्फ बोलने का ये है, आपने जरा सी चीजों पे ध्यान देने के चलते हुए देखा कि एग्जामिनर का जो आंसर का एक्सपेक्टेशन है वो आप कैसे फुलफिल कर पा रहे हैं, राइट।
और उसका आंसर आपको बहुत ज़्यादा प्लीज मतलब आपका आंसर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा प्लीजिंग भी लगने वाला है। नाउ फोर्थ चैप्टर, मूविंग ऑन टू द फोर्थ चैप्टर। नाउ फोर्थ चैप्टर इज अबाउट ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है ना, वो सारी लिस्टेड एंटिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। मतलब जो इससे पहले हमने देखा वो तो बोल रहे थे कि सारे लिस्टेड एंटिटीज पे ये अप्लाई होगा, पर चैप्टर नंबर 4 जो है वो कुछ स्पेसिफिक लिस्टेड एंटिटीज के बारे में बात कर रहा है। और वो लिस्टेड एंटिटीज कौन सी हैं? वो है विच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जिन्होंने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट की हुई है या फिर नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज को लिस्ट किया हुआ है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन करा हुआ है कि XYZ लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी एंड हैज what we can say listed their non-convertible debt securities. So now what are the obligations which needs to be fulfilled by the XYZ limited? मान लीजिए, तो देखिए सबसे पहली बात, इस वीडियो को सुनने से पहले शायद आपने इस प्रोविजन पे इस तरीके से ध्यान नहीं दिया होगा जिस तरीके से मैं अब आपका दिलवाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो विल मेक फर्दर वीडियोज ऑन दैट। और दूसरी बात कि नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज क्या होती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज अपनी लिस्ट कराई हैं, तो उनको क्या क्या ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने हैं, उनके क्या क्या दायित्व बनते हैं, वो सारा आपका चैप्टर नंबर 4 में आएगा। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो होंगे कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए रेगुलेशन नंबर 15 और 16 तो एप्लीकेबिलिटी और डेफिनेशन का ही रेगुलेशन है, तो उस पर आप नहीं भी ज़्यादा ध्यान देंगे तो इतना नहीं है। बट जैसे रेगुलेशन नंबर 17 है और मान लीजिए क्वेश्चन में टोन सेट है कि एक नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर अपने नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया हुआ है कंपनी ने। सो व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया उन्होंने, कि उन्होंने बोला है कि अब वहाँ पे चेक क्या करना चाह रहे हैं वो भी समझिए, कि कंपनी है, लिस्टेड एंटिटी है, उसने अपने नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज को लिस्ट किया हुआ है। अब उसके डायरेक्टर्स की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है वो आपसे पूछी हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि ओके नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब कि चैप्टर नंबर 4, 15 और 16 जो है वो बात करता है डेफिनेशन और एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो वो भी काम का नहीं है। नाउ सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं और प्रोविजन स्टार्ट होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले आते हैं। तो ऐसे आप करके मतलब याद रख सकते हैं कि नाउ 17 माइट बी टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसे कि एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दूंगी कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होनी चाहिए। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, नॉन एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद अगर चेयरपर्सन जो है आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस केस में एटलीस्ट एक मतलब 1/3 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो जो होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो देखिए शुरू में ही था ऑब्लिगेशंस, तो मतलब क्या क्या कंपनी को करना है वो सब चीज़ें। तो कंपनी में जब कुछ भी करने की बात आती है तो सबसे पहले आगे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे करके आप एक स्टोरी सी बना के उसको याद रख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, 15-16 तो डेफिनेशन और एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। 17 में सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डालते हैं। तो आंसर कैसे फ्रेम करेंगे आप? एज पर चैप्टर नंबर 4 ऑफ रेगुलेशन नंबर 17, सॉरी, as per chapter number 4 regulation number 17 of SEBI LODR 2015, obligations of the board of directors are so and so, जो भी मतलब आप याद करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है वो बात करता है रेगुलेशन नंबर 15 से लेके 48 तक। 15 से लेके 48 तक का रेगुलेशन नंबर्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जब आप एक मतलब एक थोड़ा मतलब ब्रीफ एक आइडिया लेंगे LODR का, तो आप देखेंगे कि 48 जो रेगुलेशंस हैं उनका कम से कम आपको एक जनरल आइडिया हो चुका है, इन डेप्थ नहीं, जनरल। उसके बाद हम मूविंग फर्दर चैप्टर नंबर 5।
नाउ चैप्टर नंबर 5 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगी कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. दिस इज अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज विच हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज. सो चैप्टर नंबर 5 बात करता है उन लिस्टेड एंटिटीज की, स्पेसिफिकली जिन्होंने अपनी नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को लिस्ट किया है. तो जैसे कि हम 48 तक ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 4 में 15 to 48 रेगुलेशंस. अब यहाँ पे हम 49 से स्टार्ट करेंगे एंड टिल रेगुलेशन नंबर 62. तो अब एक छोटा सा मतलब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर आप चैप्टर्स में देखेंगे जो स्टार्टिंग का रेगुलेशन होता है वो या तो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा होगा, और या तो उसकी किसी, अगर कुछ डेफिनेशंस किसी में होंगे तो डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहा होगा. तो हमें इतने सारे रेगुलेशंस लगते हैं, पर कुछ रेगुलेशंस उसमें से जनरल होते हैं कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग में जो रेगुलेशंस है आइदर इट विल बी रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी और रिगार्डिंग डेफिनेशन, ऐसे करके, और ज़्यादातर एप्लीकेबिलिटी पहले होगी. तो इस केस में जैसे 49 विल बी रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी एंड इसके बाद जो 50 है दैट विल बी रिगार्डिंग, मतलब इसमें तो इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज है, बट दूसरे रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो रिगार्डिंग डेफिनेशन वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया हुआ है, तो आपके कुछ ऑब्लिगेशन है, जैसे कि आपको इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंजेस को, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है जिसका बियरिंग होगा आपकी लिस्टेड एंटिटी के परफॉर्मेंस पे, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ऐसे करके आपको 62 तक मिलेंगे, और जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे उनको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, ऐसे करके 62 रेगुलेशंस तक आप इस चैप्टर नंबर में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि बात करता है उन लिस्टेड एंटिटीज़ के बारे में विच हैव लिस्टेड देयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, चाहे वो नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज हो, ठीक है, और चाहे वो नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दोनों हो. तो इसका मतलब अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है जिसने अपनी जो है लिस्ट कर रखी है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं आपको ज़रूर देख के जाना है, एंड या फिर आइदर इन दोनों में से कोई भी एक कर रखा है, नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटीज़ या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कर रखे हैं, तो उस केस में ऑब्लिगेशंस की रिक्वायरमेंट क्या होंगी वो हमें ध्यान रखना है. 62 तक हम चैप्टर नंबर 5 में बात कर चुके थे. 63 चैप्टर नंबर 6, सबसे पहला मैंने आपको बताया 63 विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी कि किस किस पे एप्लीकेबल होगा. सेम चीज़ें चल रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अभी तक आया नहीं है. 64 की जब हम बात करेंगे तो वो डिलिस्टिंग के बारे में बात करेगा. डिलिस्टिंग के बारे में मतलब कि अगर आपने किसी भी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को डिलिस्ट किया है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से, तो लिस्टेड एंटिटी को कुछ चीज़ों का मतलब कंप्लाई करनी है, कुछ चीज़ें, वो चीज़ें जो है चैप्टर नंबर 5 में दी गई है. इसमें बीच में अमेंडमेंट भी था. देखिए चैप्टर नंबर 6 में ना इट ओनली हैव 2 रेगुलेशंस 63 एंड 64, पर हाँ इसमें अमेंडमेंट भी आया था बीच में, तो उसी में इन्होंने एक चैप्टर नंबर 6A और डाल दिया है जो कि बात करता है कि क्या आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए अगर आप वॉलेंट्री डिलिस्टिंग करवा रहे हैं अपने नॉन कन्वर्टिबल जो भी आपकी डेब्ट सिक्योरिटीज़ है या प्रेफरेंस शेयर्स है नॉन कन्वर्टिबल, अगर उनको आपको डिलिस्ट करवाना है तो फ्रेमवर्क क्या होगा, वो इन्होंने चैप्टर 6A में और रेगुलेशन नंबर 64A में बताया हुआ है. तो मतलब आपका सिंपल सा ये है कि जब हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो सिर्फ 2 रेगुलेशन हमें पढ़ने हैं, 63 एंड 64, अलॉन्ग विथ चैप्टर 6A एंड रेगुलेशन नंबर 64A. और ये जो अमेंडमेंट्स का चैप्टर है 6A, इसके जो रेगुलेशन चलेंगे वो 64I तक आपके चलेंगे. तो अमेंडमेंट्स का सेक्शन है तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 जो है वो बात करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज which has listed its IDR. IDR means Indian Depository Receipt.
एक सेकेंड, इसमें आ जाते हैं आपके रेगुलेशन नंबर 65 से लेके 80 तक। तो 65 से लेके 80 तक बात करने वाले हैं उन प्रोविजंस के बारे में जो उन लिस्टेड एंटिटीज़ पे लगती हैं जिन्होंने अपनी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को लिस्ट किया हुआ है। अब जब हम देखेंगे इसमें भी सेम है, 65 और 66 टॉक्स अबाउट, क्योंकि 64 तक हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं 6 चैप्टर में। 7th में 65 और 66 इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशंस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जब आप ऐसा माइंडसेट अब जो मैंने आपका बनाया है इस चैप्टर मतलब सेबी लोडर के रिगार्डिंग, तो कम से कम जब आप एग्जाम में पेपर लिख रहे होंगे तो अगर आपको सही रेगुलेशन नंबर याद नहीं भी आता है और आपको ये याद है कि यार 65 तो चैप्टर नंबर 7 का स्टार्टिंग रेगुलेशन था, तो वो या तो क्या वो एप्लीकेबिलिटी का ही होगा। ज़्यादातर जो स्टार्टिंग रेगुलेशंस होंगे हर चैप्टर के वो एप्लीकेबिलिटी के होंगे। तो आपको ये तो पता रहेगा कि मुझे 65 और 66 तो नहीं लिख के आना है, मतलब आप कम से कम एक गलती करने से तो बच ही रहे हैं इस छोटी सी एक ट्रिक से, राइट। तो उसके बाद 65 66 का आपको मैंने बताया डेफिनेशन है और एप्लीकेबिलिटी है। 67 जब बात करेगा वो बात करेगा जनरल जो ऑब्लिगेशन है ऑफ लिस्टेड एंटिटी जो अपने आईडीआर लिस्ट कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं जाऊंगी। जनरल ऑब्लिगेशंस उन लिस्टेड एंटिटीज़ की जो अपने आईडीआर को लिस्ट कराना चाहती हैं, 67 में दिया हुआ है। उसके बाद जब आप 68 में आएंगे तो वो बात करेगा कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो भी होंगी। 69 जैसे बात करेगा कि आईडीआर का होल्डिंग पैटर्न और शेयर होल्डिंग जो डिटेल्स होंगी वो किस तरीके का होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 में है वो 65 से लेके और रेगुलेशन नंबर 80 तक कवर करेगा आपका। तो आप देख सकते हैं फर्दर और डेल। नाउ मूविंग फर्दर ऑन टू द 8th चैप्टर। देखिए 8th चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो इसे एक ट्रिक की तरह भी आप ले सकते हैं कि 8th चैप्टर स्टार्ट होगा रेगुलेशन नंबर 81 से। साउंड थोड़ा सा इजी। तो जैसे ही आपके दिमाग में पहले तो 8th चैप्टर है क्या वो बहुत जानना जरूरी है। ये उन लिस्टेड एंटिटीज के बारे में बात करता है जिन्होंने अपने सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट किया हुआ है या जो लिस्ट करवाना चाहते हैं। तो देखिए सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 था आई गेस वो, ठीक है। तो पुराने वाले मॉड्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जिनको भी अपने लिस्ट कराने हैं, जिन्होंने करे हुए हैं, उन्हें क्या ऑब्लिगेशंस अपने पूरे करने हैं वो चैप्टर नंबर 8 में बताया हुआ है। और लकीली चैप्टर नंबर 8 जो है स्टार्ट भी होता है 81 से। 81 जैसा कि मैंने आपको बताया है इज अ एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन दैट वेयर एग्जैक्टली दिस रेगुलेशन अप्लाइज। 82 की बात करें अगर हम तो बात करता है इंटीमेशन एंड फाइलिंग्स विद स्टॉक एक्सचेंजेस। 83 की बात करें डिस्क्लोजर करना है ऑफ इंफॉर्मेशन हैविंग बियरिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। उसके बाद 64 की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका जाएगा ये 87 तक। बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है ये चैप्टर, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस बार CS प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। कि सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिन भी कंपनीज ने लिस्टेड एंटिटीज़ ने लिस्ट किए हुए हैं, या क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे कि अपने सिक्योरिटाइज डेब्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लिस्ट कराना चाहती है कंपनी, क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस होंगे एज पर सेबी LODR 2015, प्लीज़ बताइए। तो आपको चैप्टर नंबर 8 रेगुलेशन नंबर 81 to 87 को रिफर करना है। नाउ मूविंग फर्दर, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स थे। तो जैसे कि अमेंडमेंट्स थे तो उन्होंने 8A को इंट्रोड्यूस किया चैप्टर नंबर। जब आपने सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा होगा सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर में, तो ज़रूर करके आपने सिक्योरिटी रिसिट्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो सिक्योरिटी रिसिट्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, पर ये जो अमेंडमेंट वाला चैप्टर आया है तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स के रेगुलेशंस भी हैं। तो रेगुलेशन 87 तक आप पढ़ चुके हैं वहाँ पे। 87A से लेके और 87E तक सिक्योरिटी रिसिट्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि अमेंडमेंट के बाद आया है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं आपको अभी बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 8 एंड इसके जितने भी रेगुलेशन हैं 81 से लेके 87 ई तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा आ जाता है आपका इसके बाद चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वो उन लिस्टेड एंटिटीज पे लगता है जिन्होंने अपना म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड एंटिटी, मतलब ऐसे लिस्टेड एंटिटीज पे जिनको म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट्स को लिस्ट करवाना है या जो करवा चुकी हैं, उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या दायित्व हैं, वो आपको बताने होंगे। 87 तक आप ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे 88 से स्टार्ट होगा, 91 तक रेगुलेशंस जाएंगे और 88 जो होगा वो एप्लीकेबिलिटी का रेगुलेशन होगा। 89 आपका डेफिनेशन का होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद 90 की बात करें, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद आपकी अगर कोई कोई इन्फॉर्मेशंस होंगी तो आप अपने वेबसाइट पे मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे है उन पे आपको कैसे मतलब उनको डिसेमिनेशन करना है। उसके बाद इसमें भी जैसे पहले हुआ एक अमेंडिंग चैप्टर इन्होंने डाला, चैप्टर 9A, और जिसके जो अमेंडमेंट्स वाले रेगुलेशन हैं वो 91A, 88 to 91 आप 9 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 9 में। 91A से और 91F तक आप इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 91A आया, पर क्यों आया? एक कॉन्सेप्ट है, आपने भी सुना होगा, सोशल एंटरप्राइज का। तो चैप्टर 9A इज डेडिकेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, कि जो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं व्हाट आर सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइजेज जनरली वो एंटरप्राइजेज या वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज होती हैं जिनका प्राइमरी गोल होता है कि वो सोशल, कल्चरल और जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, पर साथ ही में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी अपनी बना के चलें। तो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये ब्लेंड होते हैं सोशल मिशन का और इनके साथ में कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी, टू क्रिएट मतलब ताकि वो एक क्रिएट कर सके एक सोशल वैल्यू, और मतलब अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम्युनिटी के लिए ही दोबारा से लगा सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो मतलब ये एक ब्रीफ आइडिया है, ठीक है। अब सोशल एंटरप्राइजेज जब हैं तो उनकी भी कुछ अपने ऑब्लिगेशंस होंगे जिसके बारे में बात करता है चैप्टर 9A। 91, देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैप्टर 9A मतलब जो चैप्टर 9 है वो ख़त्म होता है 91 पे और चैप्टर 8 शुरू होता था 81 पे। तो एक मतलब आप इसे ट्रिक्स की तरह का समझ लीजिए, या फिर मतलब एक लिंक्स जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपके लिए सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 में थोड़ी इजी हो सके, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है, एग्जाम्स का टाइम है तो विल कीप इट शॉर्ट। तो चैप्टर 9A बात करेगा 91A से लेके और 91F तक, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नाउ मूविंग फर्दर आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है वो बात करता है कि ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो लिस्ट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटीज़ को अपने यहाँ पे, उनके भी तो कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी या कुछ ड्यूटीज़ होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंपनी को ही फुलफिल करनी है। देखिए जब लिस्टेड होने की बात आती है तो दो जो प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं पिक्चर में। एक तो कंपनी जिसको लिस्ट होना है और दूसरा जिसको लिस्ट करना है। मतलब एक लिंक क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ लेमन्स लैंग्वेज में। तो भाई कंपनी के बारे में तो पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर 9 बात कर रहा है, कोई इनके बारे में भी तो बात करो। तो वो बात करी जाएगी चैप्टर 10 में, बिल्कुल आखिरी में उनके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि बात करते हैं 91 तक ऊपर ओवर हो चुके हैं, 92 से लेके 94 तक। फर्दर इसमें अमेंडमेंट के लिए एक 94A भी ऐड किया गया था और ये 97 तक जाएंगे। तो इसका मतलब जो चैप्टर नंबर 10 है वो 92 से लेके और 97 तक रेगुलेशंस कवर करता है और उनके बारे में चीज़ें डील करता है। सबसे अच्छी बात
कि 92 इसमें जो है एप्लीकेबिलिटी और ये डेफिनेशन वाला क्लॉज रेगुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होगी? ऑब्वियस सी बात है, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास तो वही जाएगा, और इसमें एप्लीकेबिलिटी का कोई सेंस बनता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी जैसा कुछ नहीं है। 92 ही स्टार्ट हो रहा है डिसेमिनेशन से। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है? लिस्ट करना। लिस्ट करने के बाद क्या होता है? वो जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो अपनी वेबसाइट पे प्रचार, मतलब प्रचार तो नहीं बोलेंगे, डिसेमिनेट करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला इनके लिए बोल दिया कि आपको डिसेमिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि आपको जैसे ही कोई मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या इंटीमेशंस मिले या फाइलिंग्स या रिपोर्ट्स आपके पास आए, स्टेटमेंट्स आए, आपको फ्रॉम द लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उनको डिसेमिनेट, इमीडिएटली डिसेमिनेट करना है ऑन इट्स वेबसाइट। इनको बोला गया कि जैसे ही आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है किसी भी लिस्टेड एंटिटी से, अब आप सोच के देखिए, लिस्टेड एंटिटी ने अपना काम कर दिया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन कर दी। अब जो ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने टाइमली उसको आगे डिसेमिनेट ही नहीं किया, उसका प्रचार ही नहीं किया, उसको बताया ही नहीं, तो इन्वेस्टर्स का लॉस होगा। कंपनी ने अपना काम कर दिया, पर ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है इन्होंने नहीं किया, उससे जो एक इन्वेस्टर का डिसीजन था वो हैम्पर हुआ, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहला जो इनको बोला गया है, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसे तुरंत डिसेमिनेट कर दो। दूसरी बात आती है ट्रांसफरेबिलिटी। देखिए, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, उनके कुछ लिमिटेड एरिया ऑफ स्कोप होता है उनके पास कि उनको क्या क्या काम करना है। उन्हीं सारे कामों को लेकर रेगुलेशन बनाए हुए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया 92 से लेके रेगुलेशन 97 तक उनके सारी चीज़ें, जितनी भी ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ हैं वो इन्हीं रेगुलेशन में ख़त्म कर दी गई है। 93 में बात करता है कि ट्रांसफरेबिलिटी को लेके, कि जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो कोऑर्डिनेट करेंगे डिपॉजिटरीज के साथ, ताकि इंश्योर कर सकें कि भाई कंप्लाइंस हो रहा है एप्लीकेबल लॉज के साथ और डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड के साथ, और कोई भी जो कंपिटेंट कोर्ट्स हैं और अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, ठीक है। और उसके बाद जब हम 94 की बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सॉरी एंड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ एंटिटीज दैट हैव लिस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अगर किसी एंटिटीज ने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट किया हुआ है तो उसमें जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होती है, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होती है, उनके बारे में 94 बात करता है। 94A एक अमेंडिंग रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन 94 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कम्स टू देन विल मूव ऑन टू 95। तो दिस विल टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस अकम्पेनिंग एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद 96 ग्रीवियंस रिड्रेसल, कैसा कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या करना है आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल पे, बहुत छोटा सा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो हम इसे बस ऐसे पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर सेबी एलओडीआर 2015। तो 92 से 97 तक हमें बस एक पॉइंटर्स याद रखने हैं कि उनको डिसेमिनेट ऐसे करना है, उनको इंटीमेशंस ऐसे करने हैं, उनको जो ये ऑडिट क्वालिफिकेशन का वो होगा, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होगा, उसके ऊपर मतलब स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट की उसका क्या इम्पैक्ट है, ग्रीवियंस रिड्रेसल करना है उनको, तो ऐसे हम बता सकते हैं। 97 इज मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लाइंस, नॉन कंप्लाइंस एंड एडुकेसी एक्यूरेसी ऑफ द डिस्क्लोजर। सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का है कि उनको ये मॉनिटर करना है कि भाई जो लिस्टेड एंटिटीज हमारे साथ लिस्ट हो रही हैं वो कंप्लायंसेस कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये नहीं ना कि बस आप लिस्ट हो गए हो, भाई एक लीडर भी तो चाहिए। अब अगर आप लीडर हो तो आप भाई बताओगे भी तो क्लास टीचर को। क्लास टीचर कौन हो गया आपका? सेबी हो गया, आरएससी क्या हो गया? लीडर हो गया, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया भैया? स्टूडेंट, मतलब सॉरी, लिस्टेड एंटिटीज क्या हो गई? स्टूडेंट्स हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको पहले मॉनिटर करोगे, आप देखोगे उनको, और अगर उनका कुछ ऐसा पकड़ा जाता है तो भाई आप क्लास टीचर या फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल इन दिस केस से भी उन्हें बताओगे भी तो सही कि भाई ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। ऐसे आप याद रख सकते हैं।
नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड। थैंक यू अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं अभी तक। तो चैप्टर नंबर 11 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखिए, चैप्टर नंबर जो 11 है वो डिफॉल्ट्स के बारे में बात करता है। 98, 99, 99A, सिर्फ 3 रेगुलेशंस हैं इसमें। तो 98 बोलता है कि लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। अगर आप कुछ भी मतलब रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या लाइबिलिटी आपकी बनती है। फेलियर टू पे फाइन, अगर आप फाइन नहीं पे कर रहे हो तो क्या आपकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक चैप्टर और इंट्रोड्यूस किया था, अमेंडेड चैप्टर था वो, चैप्टर 11A, और उसमें दी गई थी पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द रेगुलेशन। देखिए, ये एक ना पावर अथॉरिटीज़ को ज़रूर दी जाती है। और भी आपने जो एक्ट्स हैं या और भी जो लॉज हैं उनमें आपने देखा होगा कि लास्ट में ना एक छोटी सी रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि ठीक है सब कुछ भी है, डिफॉल्ट्स भी हैं, पेनल्टीज भी हैं, उसके बाद भी कोर्ट के पास ये पावर है। ठीक है, जैसे एक कंपनीज एक्ट की हम बात करें, आई गेस 463 ऐसे करके एक सेक्शन है जिसमें बोलता है पावर ऑफ द, मतलब जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो मतलब कुछ रिलैक्सेशंस दे सकती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर उनसे कोई गलती जो है वो मतलब उन्होंने इंटेंशनली नहीं करी है या अगर वो प्रूव कर देते हैं। तो ऐसे ही एक पावर यहाँ भी दी हुई है, पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द रेगुलेशन। मान लीजिए कि कोई एंटिटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अगर इन्फोर्समेंट मतलब नहीं कर पा रही है या उसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो यहाँ पे वो 11A में सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। चैप्टर 12 नाउ दिस इज रिगार्डिंग मिसलेनियस। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर 12 में 100 से लेके 103 तक रेगुलेशन है। तो पावर टू रिमूव, इसमें क्या है कि पावर दे रखी है एक मतलब जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि वो जो रेगुलेशंस में डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिमूव कर सकती हैं। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट से रिलेटेड उनको पावर दी गई है और यही सब चीज़ें। सो गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सॉरी आज मेरे को बीच में वीडियोस में थोड़े पॉज लेने पड़े बिकॉज आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस एक पर्टिकुलर वीडियो से आपका पूरा सेबी एलओडीआर कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको सेबी एलओडीआर थोड़ा तो ईजी लगेगा। जितना टफ और डिफ़िकल्ट पहले लग रहा था उतना नहीं लगेगा। और अगर आपको ये लगेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी इस 45 मिनट्स की वीडियो में कुछ भी आपके काम आया है, तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट हिट अ लाइक बटन सो दैट मैं इंकरेज रहूँ और मतलब मोटिवेटेड रहूँ आगे वीडियोस बनाने के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा एडिटिंग्स वगैरह मुझे नहीं आती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, एजुकेशनल वीडियोज़ है, तो मुझे लगता है कि जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है। Bye bye, take care, signing off, Shelly Chaudhary. See you and best wishes for your exams.